वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। जहां मौसम साफ होने के बाद फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से करीब 15,000 यात्री हुए रवाना। मौसम खराब होने के चलते अस्थायी रूप से बंद थी यात्रा। केदारनाथ धाम में फिर शुरू की गई हेली सेवाएं। यात्रा को लेकर सीएम धामी की यात्रियों की सलाह। खराब मौसम होने पर प्रशासन के निर्देशों का करे पालन। यात्रा कुशल पूर्वक चले, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा। उत्तराखंड में 2 दिन से हो रही बारिश पर फिलहाल विराम लग चुका है। ऐसे में केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को एक बार फिर खोल दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम की खराबी को लेकर के यात्रियों को सलाह दी थी कि खराब मौसम होने की दशा में प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए। सीएम ने कहा कि यात्रा कुशल पूर्वक चले, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ सभी को सजग होकर के यात्रा करने की सलाह भी सीएम द्वारा दी गई। क्योंकि देखा जाए तो जिस हिसाब से मौसम खराब चल रहा था, जिसके बाद से मौसम की खराबी की वजह से यात्रा को स्थगित कर दिया गया था कुछ समय के लिए। जैसे ही आज मौसम ने करवट ली और आसमान साफ दिखने लगा, तभी इस यात्रा को एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। और साफ तौर पर सीएम द्वारा ये हिदायत भी की गई और ये सलाह भी दी गई है सभी को कि यात्रा जिस भी तरह से यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, सभी यात्री को प्रशासन के जो भी नियम हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उसकी अवहेलना नहीं करनी है। निर्देशों का पालन जरूर से जरूर करें और साथ ही साथ यात्रा कुशल पूर्वक चले, इसका भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये भी कहते मुख्यमंत्री नजर आए। देखिए, आज काफ़ी तेज़ बारिश है वहाँ पर और बरसात में जो यात्री श्रद्धालु अभी यात्रा कर रहे हैं, उनको प्रशासन ने उनसे अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा रोक दें। और मैं भी यहाँ से मुख्य सेवक होने के नाते सभी से अनुरोध करता हूँ कि जब मौसम ठीक न हो, मौसम विभाग के द्वारा बार बार अपनी जो सूचना है वो दी जा रही है, प्रशासन के लोग भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील करता हूं कि ऐसे समय में यात्रा न करें जिससे कि उनकी यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान आए, कोई खतरा हो। अच्छा होगा कि उनकी यात्रा जो हमारे यहाँ का प्रशासन का जो भी सूचना तंत्र है, उसके आधार पर ही वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो। और इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट इस विषय पर? यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया है, साथ ही साथ सुरक्षा के किस प्रकार से इंतजामात? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम यात्रा की तो कल तक की अगर हम बताएं तो 2 दिन जो है काफ़ी बरसात थी और केदारनाथ घाटी में तो बर्फबारी हुई, अच्छी खासी बर्फबारी हुई। उसकी वजह से प्रशासन ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जब तक स्थिति साफ नहीं होती है, यानी कि मौसम साफ नहीं होता है, तब तक कोई भी यात्री आगे नहीं जाएगा। परसों की अगर बात करें तो परसों तो 10 बजे तक सुबह जो है किया गया था, उसके बाद खुल गई थी और दिन भर लगभग जो है यात्रा चली थी। लेकिन कल थोड़ा ज़्यादा देर तक जो है यात्रियों को रोका गया था। लेकिन अब आज बिल्कुल सामान्य है, मौसम बिल्कुल साफ है और साफ होने के बाद जो है सुबह से ही यात्री बड़ी संख्या में अब चारों धामों में जाने लगे हैं। लगभग 9.5 लाख यात्री अभी तक जब से धाम खुले हैं दर्शन जो है वो कर चुके हैं। चाहे फिर हम केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, यमुनोत्री, फिर हम गंगोत्री की बात करें, 9.5 लाख के करीब यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं और लगातार दर्शन करने के लिए लोग आते जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और वो यात्रा करे। बाबा केदार के दर्शन हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो, यमुनोत्री के या गंगोत्री के दर्शन हो, वो हम कर सकें। ये सभी के लिए लगातार लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। लेकिन लिमिट होने की वजह से जो है उतने ही लोगों को भेजा जा रहा है जितने की लिमिट है, यानी ज़्यादा लोगों को नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरी तरह से व्यवस्था इस समय इतनी ऐसी है कि यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को दर्शन भी कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बात की कि सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है, तो इस समय सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता हो और अभी पुख्ता है भी, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालु हर कोई चाहता है कि वो दर्शन करें। इस वजह से फिर चाहे रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कोशिश कर रहा है कि वो जाए। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया कि किसी भी तरह से ऐसे व्यक्ति को ना भेजा जाए जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, या फिर दूसरी तरफ जिस तरह से प्रशासन ने कह रखा है, पर्यटन विभाग ने कह रखा है,
कि उन्हीं व्यक्तियों को भेजा जाए जो व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि देखा गया है कि लगभग 70 के करीब लोगों की मौत अलग अलग कारणों से हो चुकी है। फिर उसमें चाहे हार्ट अटैक एक प्रमुख कारण हो, 70 लोग के करीब लोगों की जो है वो जो श्रद्धालु आ रखे थे उनकी मौत हुई है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में ये सब चीजें होती हैं और मौसम लगातार बदलता यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर आगे भी ऐसे बारिश का दौर देखने को मिलेगा तो उसके उसे लेकर के क्या सरकार पहले से ही सुरक्षा की व्यवस्था करके चल रही है या फिर उसमें लापरवाही देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि 16 अगर बात करें तो जून को मानसून आ जाएगा, 16 जून को मानसून आएगा और 1-2 दिन में अगर कहें तो 18-20 तक जो है जून तक मानसून उत्तराखंड में पूरी तरह से पहुंच चुका होगा। उस समय अगर देखें तो जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो महीना होता है उस महीने में बरसात होती रहती है और उस समय अगर बरसात होती है तो रास्ते भी बंद हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड होने के कारण से कई सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उस समय सरकार खासतौर पर यह कोशिश करती है कि लोगों की, उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाए जो श्रद्धालु जा रहे हैं चारधाम यात्रा में। जगह जगह पे रास्ते बाधित हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होने से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर जाते हैं और ऐसे समय पर लोगों को सुरक्षित चारधाम यात्रा कराना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। उस चैलेंज को पार पाना ही एक टारगेट होता है और उस टारगेट के लिए अगर बात करें हम स्थानीय प्रशासन की या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की, इन सभी की मदद ली जाती है। कोशिश ये की जाती है कि जो भी यात्रा करने उस समय आ रहा है वो सुरक्षित यात्री जो है यात्रा करे, सुरक्षित अपने घर तक वापस जाए, इसके लिए पूरी तरह व्यवस्था की जाती है। लेकिन इतना जल्दी कह देना कि व्यवस्था कैसी है वो जल्दीबाजी होगी, क्योंकि असली व्यवस्था की तो बात तभी पता चलेगी जब मौका आता है, यानी कि जब मानसून आ जाएगा तब पता चलेगा कि कितने तैयार हैं हम लोग। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर तभी पता चल पाएगा कि किस तरीके से सरकार की तैयारी है या फिर तैयारी नहीं है। ऐसे में अगर यहाँ पर व्यापारियों की भी बात कर ली जाए योगेश, तो किस तरह से व्यापारी जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस बरसात के समय पर व्यापारियों की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, बरसात तो भले अभी आई नहीं है, थोड़ा 2 दिन की हल्की फुल्की बरसात थी, हल्की फुल्की से अगर कहें थोड़ा ज़्यादा ही थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि व्यापारियों की जब हम बात करते हैं तो व्यापारी अपने आप में जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, 2 साल कोरोना की वजह से 2 साल ठीक से यात्रा नहीं चल पाई थी, बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे थे। यात्रा भी पहले साल की अगर बात करें तो उस समय तो यात्रा बहुत कम हुई थी क्योंकि खोली ही नहीं गई थी यात्रा, आखिर में थोड़ा बहुत जो है लोग गए थे। उसके बाद की अगर बात करें तो जो पिछला साल था उस साल भी बहुत कम संख्या में लोग गए थे, लेकिन इस साल रिकॉर्ड तोड़ अभी तक 9.5 लाख लोग, लगभग 1 महीना नहीं हुआ, 9.5 लाख लोग श्रद्धालु अलग अलग चारों धामों में श्रद्धा के साथ पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। इसलिए अगर कहें तो जो चेहरा है वो खिला हुआ है, क्योंकि कई सारे ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने होटल लीज पर ले रखे थे, कईयों ने अपने रेस्टोरेंट लीज पर ले रखे थे, सामान लीज पर ले रखा था, बैंक से लोन ले रखा था, और वो सब चीजें वो तभी भर सकते हैं जब 6 महीने यात्रा चलती है और सही से यात्रा चलती है। इस वजह से इस समय जिस तरह से यात्रा चल रही है तो वो लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि आमदनी आ रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो श्रद्धालु ही उनके लिए इस समय जो बाबा केदार के दर्शन पे अगर आ रहे होंगे अगर करने के लिए, फिर चाहे बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, गंगोत्री के, यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो वो जो श्रद्धालु भी आ रहे हैं वो भी उनके लिए भगवान है, क्योंकि 2 साल से जिस तरह से यात्रा ठप रही उसके बाद अब इतनी बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, तो इतना जरूर है कि उनके लोन भी चुकता हो सकते हैं जिस तरह से उन्होंने लीज पर कोई होटल ले रखा होगा। बारिश के बाद व्यापारियों के भी चेहरे पे मुस्कान है और साथ ही साथ यात्री और श्रद्धालु के चेहरे पर भी मुस्कान है। देखने वाली बात होगी बारिश के दौर में सरकार की तैयारियां किस प्रकार से। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के राशन डीलरों के लिए एक अच्छी खबर। राज्य सरकार ने राशन डीलरों का बढ़ाया कमीशन। धामी सरकार ने 37 रुपए कमीशन बढ़ाने का किया ऐलान। प्रदेश के 9,500 राशन डीलरों को मिलेगा लाभ। अब तक राशन डीलर को प्रति क्विंटल मिल रहे थे 143 रुपए, अब वो बढ़ करके 180 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी कमीशन। तो एक बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, जहां राशन डीलरों के लिए अच्छी खबर, उन्हें 37%। आपको बता दें कि यहाँ पर
ज्यादा यहाँ पर अब उन्हें लाभ मिलने वाला है। जहां माफ कीजिएगा 37 रुपए जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जहां 143 उन्हें पहले मिला करते थे, अब 180 मिलने शुरू हो जाएंगे। तो राशन डीलरों के लिए एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर मानी जा सकती है और धामी सरकार द्वारा उनके लिए एक अच्छी पहल भी यहाँ पर की गई है। जहाँ राज्य सरकार ने राशन डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया है और धामी सरकार ने 37 रुपए कमीशन बढ़ाने का ये पूर्णतः ऐलान भी कर दिया है। प्रदेश के 9,500 राशन डीलरों को इससे लाभ मिलने जा रहा है और अब तक राशन डीलर को जहां प्रति क्विंटल 143 रुपए मिलते थे, अब वो बढ़ करके 180 रुपए प्रति क्विंटल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इतनी कमीशन मिलने जा रही है राशन डीलरों को, जिसको लेकर के राशन डीलरों में काफी ज्यादा खुशी की लहर मानी जा सकती है और ये एक बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी पहल यहाँ पर देखी जा सकती है। जहाँ 143 रुपए से बढ़ करके अब 180 रुपए प्रति क्विंटल मिलने जाएगा कमीशन, जिसकी वजह से राशन डीलरों के चेहरे पे वो मुस्कान भी देखी जा सकती है कि आखिरकार अब उनकी ओर भी सरकार ध्यान देती नजर आ रही है। और जिस तरीके से धामी सरकार जैसे ही दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई है, उसके बाद से ही तरह तरह का विकास और तरह तरह की बड़ी सौगातें उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के यहाँ तमाम लोगों को मिलता नजर आ रहा है। और इसी में से एक बड़ी सौगात और बड़ी राहत की बात यहाँ पर ये भी है कि राशन डीलर्स को यहाँ पर 37 रुपए बढ़ा करके प्रति क्विंटल मिलने वाला है। 143 से बढ़ा करके 180 कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब राशन डीलर्स को ये एक 37 रुपए बढ़ करके कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से राशन डीलर्स में काफी ज्यादा खुशी की लहर। और अब तक राशन डीलर को प्रति क्विंटल 143 रुपए मिला करते थे, जो कि बढ़कर 180 रुपए हो गए हैं। वहीं प्रदेश के 9,500 राशन डीलर्स हैं, आपको बता दें, जिन्हें ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि उनको इतने का मुनाफा मिलने जा रहा है, 37 रुपए बढ़ करके मिलने जा रहा है। तो अब आपको बता दें कि ये 180 रुपए प्रति क्विंटल का मुनाफा यहाँ पर राशन डीलर्स को मिलने वाला है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेन तिवारी फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेन, क्या कुछ अपडेट इस विषय पर और इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया राशन डीलर्स की? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने राशन डीलरों को लेके जिस तरीके से एक आदेश दिया है और ऐसे में जो कमीशन होता था राशन डीलरों का प्रति क्विंटल के हिसाब से पहले 143 रुपए दिया जाता था, उसे बढ़ाया गया है। तकरीबन 37 रुपए बढ़ाने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि अब 180 रुपए प्रति क्विंटल जो ये राशि है वो इन्हें मिलेगी कमीशन के रूप में। साफ तौर पे देखा जाए तो प्रदेश के अंदर तकरीबन 9,500 के करीब राशन डीलर हैं, जो सीधा सीधा उनको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में देखा जाए तो प्रदेश की सरकार राशन डीलरों को लेके जिस तरीके से पिछले दिनों उनकी तरफ से डिमांड भी की गई थी और ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि उनके बारे में सरकार सोचेगी और विचार करेगी। और अब जिस तरीके से सरकार की तरफ से राशन डीलरों के कमीशन को लेके जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं जो राशन डीलर हैं वो इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा भी थी कि सरकार उनके कमीशन में बढ़ोतरी करे। काफी लंबे समय से बढ़ोतरियां नहीं हुई थी और अब जिस तरीके से सरकार का फैसला है तो वो खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी खुश यहाँ पर राशन डीलर्स नजर आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ज्ञानेन। और इधर उत्तराखंड में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ा है उनमें उन्होंने जीत ही हासिल की है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बार चंपावत उपचुनाव में उतर रहे हैं, जिस पर 31 मई को मतदान होना है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत उपचुनाव सिर्फ हार जीत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस चुनाव पर राजनीतिक भविष्य भी तय है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने प्रदेश के सभी 13 जिलों से कार्यकर्ताओं की पूरी फौज चंपावत विधानसभा में झोंक दी है। एक अनुमान के मुताबिक हर जिले से लगभग 70 से 80 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चंपावत में चुनाव को लेकर के भेजा गया है। इतना ही नहीं, 47 विधायकों में से 20 विधायक लगातार चंपावत क्षेत्र का दौरा करते नजर आ रहे हैं, ताकि जीत की संभावनाओं में 1% भी कसर रहे ना, और उसको अगर कोई कसर रह भी जाता है तो उसे पूरा किया जा सके। सीएम धामी ने कहा कि खराब मौसम के बाद भी कार्यकर्ता जितने कार्यक्रम में जुट रहे हैं उससे उन्हें उनके जोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, चंपावत का चुनाव वहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को सभी का
आशीर्वाद मिल रहा है, सभी अन्य दलों के लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी एक, हमारे मन में भी एक दृढ़ संकल्प बना रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ पर बरसात के समय में वहाँ पर बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोग आगे आ रहे हैं, तो चंपावत को निश्चित रूप से आने वाले समय में एक आदर्श चंपावत बनाने की उनकी जो कल्पना है, उनकी संकल्पना है, जो उनकी आशा और विश्वास है, उसको निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पूरी पार्टी हमारी आगे बढ़ाएगी और हमारी सरकार आगे। और खबर उत्तराखंड में है, रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में पौड़ी के विकास भवन सभागार में उद्यान विभाग, कृषि, जलागम उप निबंधक, सहकारिता विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया कि अपने अपने विभागों को संचालित योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करें, जिससे वो समय से स्वरोजगार पर कर अपनी आर्थिक मजबूती बना सके। उन्होंने उद्यान विभाग अधिकारियों से पॉली हाउसेस की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पॉली हाउसेस लगाएं। इसी दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जंगली जानवरों से बचाव के लिए घेराबाड़ करें। देखिए, आज हम लोगों ने कृषि विभाग हो गया, उद्यान विभाग हो गया, कोऑपरेटिव विभाग हो गया, जलागम हो गया, इन सारे विभागों की एक बैठक की कि किसानों की आय कैसे हो सकती। एक 100 हम लोग सेब के बगीचे लगाना चाहते हैं। दूसरा, गांव में जो लोग किसानी कर रहे हैं